आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. So guys, यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा है to find out the speed of the stream और speed of the boat. हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है निकालने के लिए और स्पीड ऑफ द बोट क्या है निकालने के लिए, ये दोनों पूछा है। ये क्वेश्चन से, इसको करने के लिए ये क्वेश्चन से हमें दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम लोग बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बेसिस पे आप थोड़ा ध्यान लगा के इसको देखिए, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइज, जो है ये क्वेश्चन में दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन हम लोग मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। केस 1 या सिचुएशन 1 बोल के मैं पहले लिखता हूँ। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से जो है मैं पहले वैसे ही कर लेता हूँ। मैं इसको सिचुएशन 1 बोल के नाम दे देता हूँ। सिचुएशन 1 में क्या है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पहले बोट अपस्ट्रीम जा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बोट गोज अपस्ट्रीम, बोट गोज अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम का एरो दे दिया। कितना किलोमीटर जा रहा है बोट, 30 किलोमीटर जा रहा है गाइस अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर। फिर बोट गोज डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कितना किलोमीटर जा रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, 44 किलोमीटर जा रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, 44 किलोमीटर। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है कितने घंटे में, 10 घंटे में हो रहा है, 10 आवर्स में। सो 10 घंटे में बोट अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर वापस डाउनस्ट्रीम आ रहा है, तो आने जाने का 10 घंटा लगता है बोट को। सिचुएशन 2 में, सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है, सिचुएशन 2 को हम लोग पहले अभी लिख लेंगे। बोट गोज अपस्ट्रीम इज इक्वल टू इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है। फिर डाउनस्ट्रीम, बोट गोज डाउनस्ट्रीम कितना किलोमीटर, 55 किलोमीटर जा रहा है। और ये सब कुछ करने के लिए, आने जाने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितना घंटा लगता है इसको, 13 आवर्स, 13 घंटा लगता है। फर्स्ट सिचुएशन में उसको 10 घंटा लगता है और सेकेंड सिचुएशन में 13 घंटा लगते हैं। गाइस, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इसको ध्यान में रखेंगे, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम जैसा बना लेता हूं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। ये मानो ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रहा है। स्ट्रीम जो फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम का डायरेक्शन मानो इस तरफ है। मैं जिस तरफ एरो पॉइंट आउट किया, स्ट्रीम का डायरेक्शन यही है। ये स्ट्रीम है, STREAM, ये स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। और स्ट्रीम जो फ्लो हो रहा है ये इस तरफ जा रहा है। बोट एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और एक बार स्ट्रीम के डायरेक्शन पे जाएगा। ये बोट जाएगा, BOAT। तो बोट ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एक स्ट्रीम के डायरेक्शन पे जा रहा है और एक अपोजिट स्ट्रीम का अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। गाइस, हमें बोट का स्पीड मालूम नहीं है और स्ट्रीम का स्पीड मालूम नहीं है। ये डायग्राम को फिर से हम लोग आएंगे अभी, तो हम लोग इससे पहले हम लोग थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। गाइस, हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है, तो इसलिए मैं ले लिया लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अभी फिर से हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। गाइस, ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोग एज्यूम कर लिए x एंड y, बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर आवर। जैसे कि मैं बोला था, अभी हम लोग ये डायग्राम की तरफ फिर से ध्यान देंगे। ये डायग्राम स्ट्रीम
हम लोग एज्यूम किए हैं स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, हम लोग ये एज्यूम किए हैं। अगर ये y किलोमीटर पर आवर है और बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, दोनों में, मगर डिफरेंस कहां पर आएगा? जब बोट जाएगा स्ट्रीम के डायरेक्शन पे, तो जब बोट जाएगा स्ट्रीम के डायरेक्शन में, स्ट्रीम का स्पीड बोट के स्पीड से आड़ हो जाएगा। बोट थोड़ा इजीली, थोड़ा आसानी से बोट आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि स्ट्रीम का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो दोनों, बोट का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रीम के स्पीड के साथ। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या है? y है, और बोट का स्पीड क्या है? x है। तो यहाँ पर मैं y ऐड कर दूंगा। तो बोट जब फ्लो होगा स्ट्रीम के डायरेक्शन पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और बोट जब अपोजिट डायरेक्शन जाएगा स्ट्रीम के, ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों? स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, बोट का स्पीड को बोट को आगे जाने के लिए स्ट्रीम थोड़ा रुकावट पैदा करेगा। कितना स्पीड का? y किलोमीटर पर आवर स्पीड पे। तो इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं जब अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा स्पीड के। अभी यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। जब अपस्ट्रीम जाएगा, गाइस, स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर बोट मूव हो रहा है तो हम लोग उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। और स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन पे अगर बोट जा रहा है तो हम लोग इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम। इतना तो हमें याद करना पड़ेगा। ये हो गया। डायग्राम को समझ में रखते हुए मैं एक चीज यहां पर बोलूंगा। ये जो है टाइम, टोटल टाइम, उसको जो हम लोग जो टोटल टाइम लग रहा है, उसको टोटल टाइम कैसे लग रहा है? आने जाने के लिए, अपस्ट्रीम जाने के लिए, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए प्लस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये दोनों के लिए उसको टाइम, जितना भी टाइम बुक ने दिया है, क्वेश्चन ने दिया है, उतना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिला के। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला अभी प्रेजेंट करने वाला हूं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोल रहा है देखिए। ये फॉर्मूला हमें पता है, सभी को पता रहेगा, अगर नहीं है तो हम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। यही है स्पीड का फॉर्मूला या टाइम का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गया और कितना टाइम लगा, उसी के हिसाब से हम लोग स्पीड निकालते हैं। सिमिलरली यही फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस गया और कितना स्पीड पे गया, अगर ये हमें पता है तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम लोग डिस्टेंस कितना गया और कितना टाइम लिया, हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अभी इंपॉर्टेंट है। अभी दो सिचुएशन ऊपर हम लोग किए थे, दो सिचुएशन हम लोग क्या किए थे? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 हम लोग किए थे। सिचुएशन 1 में वो अपस्ट्रीम गया था और डाउनस्ट्रीम आया था। ये सब कुछ करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो मैं यहाँ पर अपस्ट्रीम का सिचुएशन अभी पहले करूंगा। अपस्ट्रीम पहले सिचुएशन में हम लोग इसको कैसे करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड d बाई एस। इतना तो हमें याद करना पड़ेगा। इसको लेके अभी मैं फ्रेम करता हूं। तो अपस्ट्रीम जाने के लिए पहले सिचुएशन में, अपस्ट्रीम जाने के लिए पहला सिचुएशन में कितना किलोमीटर गया था बोट? 30 किलोमीटर गया था। तो टाइम इज इक्वल टू, अपस्ट्रीम के केस में 30 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या था? अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या रहता है? x माइनस वाई किलोमीटर होता है, क्योंकि हम लोग देख लिए पानी का उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा पानी के स्पीड से, तो x माइनस वाई हो गया। टाइम इज इक्वल टू 30 बाई एक्स माइनस हो गया। अभी डाउन स्ट्रीम के लिए फर्स्ट सिचुएशन से ही हम लोग ये सब निकाल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा? डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना किलोमीटर गया था? हम लोगों का क्वेश्चन के हिसाब से डाउनस्ट्रीम वो गया था 44 किलोमीटर गया था, 44 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम के तरफ जब बोट जाएगा पानी का स्पीड उससे आड़ हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर हो गया। बट हम लोग को टोटल टाइम कितना लगा था? 10 घंटा लिया था फर्स्ट सिचुएशन, अगर आप लोग याद रखेंगे तो। टोटल आने जाने के लिए मैं जैसे कि यहाँ पर बोला था, टोटल टाइम इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, ये दोनों का अगर मिला देंगे ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो अपस्ट्रीम के लिए
और टोटल टाइम हमें बुक ने कितना दिया था, 10 घंटा दिया था, तो मैं यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू, आने जाने के लिए उसको 10 घंटा लगे था, इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए टाइम कितना था, डी 30/x-y, अपस्ट्रीम का टाइम था 30/x-y, और डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या था, 44/x+y। ये दोनों को अगर अभी ये जो इक्वेशन अभी फॉर्म हो गया, इसको अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन हमें मिलेगा। अभी इसके लिए इसको थोड़ा मैं अलग से रख लेता हूँ। ये एक इक्वेशन आ गया। अभी सेकेंड सिचुएशन में ये जैसे हम लोग किए अभी एग्जैक्टली वैसे ही सेकेंड सिचुएशन में से हमें निकालना है लीनियर इक्वेशन नंबर 2 को। तो सेकेंड सिचुएशन के लिए मैं पढ़ता हूँ। सेकेंड सिचुएशन में अपस्ट्रीम में पहले अपस्ट्रीम हम लोग निकालेंगे अभी सेकेंड सिचुएशन से, ये याद रखिए अपस्ट्रीम। फिर ठीक उसी तरह से हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सेकेंड सिचुएशन में अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको क्या टाइम लगा था, तो सेकेंड सिचुएशन में अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको टाइम लगा था 40 किलोमीटर लगा था। 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम बोले तो x-y हो जाएगा, ये 1 हो गया। सेकेंड सिचुएशन में मैं थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ। सेकेंड सिचुएशन में टाइम इज इक्वल टू 40 किलोमीटर गया था और उसका टाइम लगा था, स्पीड लगा था x-y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया था। और डाउनस्ट्रीम के लिए सेकेंड सिचुएशन में डाउनस्ट्रीम, ये सब कुछ गाइस मैं सेकेंड सिचुएशन से अभी उठा रहा हूँ। टाइम इज इक्वल टू सेकेंड सिचुएशन में कितना डिस्टेंस गया था, 55 किलोमीटर गया था। और जैसे कि डाउनस्ट्रीम है तो बोट के स्पीड के साथ स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगा, तो x+y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जैसे कि हमें टोटल टाइम अभी निकालना है, सो ये सिचुएशन से जैसे कि ऊपर हम लोग टोटल टाइम निकाले थे, तो यहाँ पर टोटल टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। टोटल टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। तो हमें टोटल टाइम सेकेंड सिचुएशन में कितना लगा था, अगर आप लोग देखेंगे ऊपर जाके थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल टाइम था 13 आवर्स था। अपस्ट्रीम हमें ऊपर क्या मिला, हमें 40/x-y मिला, 40/x-y मिला, और डाउनस्ट्रीम मिला 55/x+y। ये एक इक्वेशन हम लोगों का फॉर्म हो गया। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 बोल के मैं इसको नाम दे देता हूँ। अभी यही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं, बोट का स्पीड। अभी ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग को क्या मिला था, अगर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन हम लोग का क्या था, 30 बाय फ्रॉम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 30/x-y प्लस 44/x+y इज इक्वल टू 10 था। सो 10 इज इक्वल टू ये सब था, तो इज इक्वल टू 10, 10 घंटा लगा था उसको, तो ये हो गया। गाइज ये जो 30 जो है ऊपर, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 30 इंटू 1, 31 जा 30/x-y प्लस 44 इंटू 1/x+y इज इक्वल टू 10। और इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, 30 इंटू 1/x-y भी लिख सकता हूं, प्लस 44 इंटू 1/x+y लिख सकता हूं। अगर ऐसा मैं लिखूंगा कुछ गलत होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो क्या है, 30 इंटू 1/x-y प्लस 44 इंटू 1/x+y इज इक्वल टू 10। और इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, किस तरह से, 30 इंटू 1/x-y, इसको जस्ट मैं ब्रैकेट में रख लूंगा, प्लस 44 इंटू 1/x+y, इसको भी मैं ब्रैकेट में रख लूंगा, इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट सिचुएशन से हमें इतना यहां तक मिला है। मैं इसको भी नाम दे देता हूं, 3 कर लेता हूं, लीनियर इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को।
ठीक जैसे इसको हम लोग दिए लीनियर इक्वेशन नंबर 3 और जैसे इसको निकाले हैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से, अभी हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो हम लोग का था उसी से इसी तरह से हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या था, 40/x माइनस वाई, 40/x-y प्लस 55/x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन था। ठीक उसी तरह से ऊपर जैसे लीनियर इक्वेशन नंबर 3 निकाले हैं, अगर मैं करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा 40 इंटू 1/x माइनस वाई हो जाएगा प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 13। यही है हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 4। अभी तक ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट में नहीं है। अभी इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट को लाना है। गाइज आपको पता रहेगा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा रहता है, अगर पता नहीं है तो ये देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है। नहीं तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c या माइनस c, जो भी है चलेगा। तो यही है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। गाइज अभी ये दोनों इक्वेशन को हमको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट को लाना है, इसलिए हम लोग ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको ऐसा एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q। इसको अभी हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 विल बिकम क्या हो जाएगा। अभी अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1/x माइनस वाई को p पे रिप्लेस कर देंगे, 1/x प्लस वाई को q पे रिप्लेस कर देंगे। अगर ऐसा हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 3 को, अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे ऊपर, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 गाइस 30 इंटू 1/x माइनस वाई था, ये था, और बीच में प्लस था 44 इंटू 1/x प्लस वाई था इज इक्वल टू 10 था। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 3 था। इसको अभी मैं लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, 30p, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p, 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। हमें यहाँ पर क्या मिला, 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसा हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 5 डिराइव किए इक्वेशन नंबर 3 से, अभी इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग उसी तरह डिराइव करेंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 6। तो क्या रहेगा लीनियर इक्वेशन नंबर 6, वो हो जाएगा 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ये हो गया लीनियर इक्वेशन नंबर 6। अभी गाइस ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन हो गया। मैं इसको अभी लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूँ क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया। ax प्लस by इज इक्वल टू c या माइनस c, जो भी हो, ये अभी लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया है। अभी इसको मैं p एंड q वैल्यूज निकालूंगा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके। आप लोगों को पता रहेगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अभी मैं वही एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करके p एंड q का वैल्यूज अभी निकालूंगा। तो चलिए देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड। अभी अगर ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है, 30p है और 40p है। तो हम लोग अभी ध्यान देंगे p को एलिमिनेट करने के लिए। p को अगर हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो p का वैल्यू को पहले इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल कर सकते हैं, ऊपर 30 है, नीचे 40 है। दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो 12 हम लोग अगर कर देंगे, लाइक 120 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे ये 30 के साथ मैं अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 120 हो जाएगा। ये 40 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। अभी जो हम लोग अभी डिस्कस किए, अभी स्टेप 1 पे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग स्टेप वाइज करते हैं, तो
तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाई 4 एंड इक्वेशन 5 बाई 4 एंड इक्वेशन 6 बाय 3। जैसे कि ऊपर लिखे हैं, इक्वेशन 5 को हम 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 6 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 5 क्या है, तो मैं यहां पर कर सकता हूं, इक्वेशन 5 जो है 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 5 है। और मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 4 इंटू 10। गाइज, अगर एक साइड पे हमें 4 मल्टीप्लाई करना है तो दूसरे साइड पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो इसको मैं अभी लिख सकता हूं 4 इंटू 30 120p हो गया, प्लस 44 इंटू 4 ये 176q हो गया, इज इक्वल टू 40। ये हम लोग का हो गया लीनियर इक्वेशन नंबर 7। मैं इसको लीनियर इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं। क्या मिला, 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40। ठीक इसी तरह हम लोग अभी 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 लीनियर इक्वेशन को, इक्वेशन 6 बाई 3 जैसे मैं लिखा हूं। अभी ये 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अभी ये 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन नंबर 6 क्या है, 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। और मैं लिख सकता हूं अभी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 3 इंटू 13। और इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, करके लीनियर इक्वेशन नंबर 8 हम लोग निकाल देंगे। तो 3 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120p प्लस 55 इंटू 3 165 हो जाएगा, 165q इज इक्वल टू 39। ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 8। गाइस, अभी जैसे कि अब हम लोग चाहते थे, यहाँ पर 120p हो गया, यहाँ पर भी 120p हो गया। अगर ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p को हम लोग आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन अगर आप लोग देखेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, कौन सा बड़ा है, इजिकल टू जो जहां पर 40 है, लीनियर इक्वेशन 7 ये बड़ा है बिकॉज इजिकल टू 40 है। लीनियर इक्वेशन नंबर 8 इजिकल टू 39 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नंबर 7 बड़ा इक्वेशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 पे जैसे कि हम लोग बड़े फिगर से छोटे फिगर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 7, क्योंकि इक्वेशन 8 छोटा है, 8 फ्रॉम इक्वेशन 7। यहीं पर हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो बड़ा इक्वेशन है उसको पहले लिखते हैं, फिर छोटे इक्वेशन को नीचे लिख के हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं जनरली। तो वही अभी हम लोग करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि p का वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बड़ा इक्वेशन क्या है, 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40 है। और सेकेंड जो है लीनियर इक्वेशन नंबर 8 क्या है, 120p प्लस 165q इज इक्वल टू 39। ये हो गया। इसको अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और गाइस, हमें तो पता है सब्ट्रैक्ट कैसा करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हम लोग कर देते। तो प्लस 120p एंड माइनस 120p ये कैंसिल हो गया। अभी 176q माइनस 165q ये 9q हो गया। 9q इज इक्वल टू 1। हमें क्या मिला, 9q नहीं है, 176 माइनस 65 ये 11q इज इक्वल टू 1। और q इज इक्वल टू 1/11। कैसे हुआ, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो 11 था उसको मैं राइट साइड को जो मूव कर दिया वो डिवाइड हो गया 1 के साथ। यहाँ पे हमें q का वैल्यू मिल गया। अभी स्टेप 2 हम लोगों का हो गया। स्टेप 3 हमें q का वैल्यू मिल चुका है, तो हम लोग अभी स्टेप 3 को जाएंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू
putting the value of q in इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन पे हम लोग q का वैल्यू डाल सकते हैं, थोड़ा देख लेंगे। हम लोग इक्वेशन का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, इक्वेशन 5 पे डाल देते हैं। 30p + 44q = 10 इक्वेशन 5 पे हम लोग डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 पे हम लोग q का वैल्यू डाल देंगे। सो q का वैल्यू इक्वेशन 5 क्या था, 30p + 44q = 10, और मैं इसको लिख सकता हूं 30 और 30p + 44 इंटू 1/11, क्यू का वैल्यू हमें 1/11 आया था, = 10, और मैं इसको लिख सकता हूं 30p + 11 4 = 44 = 10, और 30p = 10 - 4 कैसे हो गया, ये +4 जो था लेफ्ट साइड पे उसको राइट साइड को मूव कर दिया, ये माइनस हो गया, और 30p = 6, और p = 6 / 30 कैसे हुआ, जो 30p जो लेफ्ट साइड पे था, मैं जब उसको राइट साइड को मूव किया, वो लेफ्ट साइड पे p के साथ मल्टीप्लाई होके था, जब राइट साइड को मूव किया वो डिवाइड हो गया 6 के साथ, तो ये हो गया p = 6/30, और p = 6 1 = 6 6 5 = 30, 1/5 मिल गया। p का वैल्यू हमें 1/5 मिल गया। अभी क्या करेंगे, फाइनल स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मैं उसको फाइनल स्टेप बोलता हूँ। तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्टेप पे हम लोग रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज ऑफ p एंड q कर देंगे। फाइनल स्टेप में फाइनल स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज फॉर p एंड q, उसी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। हमें p एंड q का वैल्यू मिल चुका है, अभी इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमें p का वैल्यू क्या मिला है, 1/5 मिला है, एंड q का वैल्यू क्या मिला है, q का वैल्यू 1/11 मिला है। ये गाइस हमें याद रखना है, अभी इसको लेके अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अभी पहले हम लोग क्या किए थे, अगर आप लोग देखेंगे, पहले हम लोग एज्यूम किए थे, क्या किए थे, इनिशियली वी एज्यूम्ड, हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे p = 1/x - y बोल के एज्यूम किए थे, एंड दूसरा भी एज्यूम किए थे q = 1/x + y बोल के हम लोग एज्यूम किए थे q को। तो ये जो हम लोग एज्यूम किए थे, अभी इसी को हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे। अगर कैसे रिप्लेस करेंगे गाइस, देखिए p का वैल्यू हमें मिला है, q का वैल्यू हमें मिला है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1/p और 1/5, p का वैल्यू के जगह में 1/5 लिखूंगा, क्योंकि p का वैल्यू हमें 1/5 मिला है, = 1/x - y, एंड q का वैल्यू हमें क्या मिला था, 1/11 मिला था, तो 1/11 = 1/x + y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × x - y = 1 × 5। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा 1 × x + y = 1 × 11। अभी इसको सॉल्व कर देंगे। 1 × x - y बोले तो 1 × x - y अगर हम लोग बोलेंगे तो वही x - y रहेगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ x - y = 15 एंड x + y = 11, x + y = 11, और x = 15 + y हमें यहाँ पर मिल रहा है। x = 15 + x = 5, नॉट 15 गाइज, यहाँ पर 5 है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं लिखूंगा x =
5 प्लस वाई। यहाँ पर हमें मिला x इजिकल टू 5 प्लस वाई मिला, ये एक सिचुएशन आ गया। और यहाँ पर है x प्लस वाई इजिकल टू 11 है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, x इजिकल टू 11 माइनस वाई। दैट मीन्स दोनों के तरफ पे x है, तो ये सिचुएशन नंबर 2 हो गया। ये दोनों जैसे कि x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। और मैं इसको लिख सकता हूँ y प्लस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 5। ये कैसे हुआ, यहाँ पर जो माइनस वाई है राइट साइड को जब मैं मूव कर दिया इसको लेफ्ट साइड पे, ये y के साथ ऐड हो गया, y प्लस वाई हो गया। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे जो 5 है उसको जब राइट साइड को मैंने मूव कर दिया वो माइनस 5 हो गया। तो हमें क्या मिला, y प्लस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 5। और मैं लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2। ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई होके था, जब राइट साइड को मैंने मूव कर दिया ये 6 के साथ डिवाइड हो गया और y इज इक्वल टू 3, 2 3 6। हमें y का वैल्यू मिल गया, y इज इक्वल टू 3 बोल के मिल गया। अभी x का वैल्यू मैं जस्ट यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये वो क्या था, x इज इक्वल टू था 5 प्लस वाई था, 5 प्लस वाई था, और x इज इक्वल टू 5 प्लस 3। यहाँ पर जो y का वैल्यू हमें मिला है उसको मैं डाल दिया यहाँ पे, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और x इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 3 मिल गया, x इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो गाइज अगर आप लोग याद रखेंगे तो हम लोग पहले क्या एज्यूम किए थे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू, हम लोग पहले एज्यूम किए थे लेट द स्पीड ऑफ, इनिशियली वी एज्यूम्ड, यहां पर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एज्यूम किए थे। और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 8 मिल रहा है, तो स्पीड ऑफ द बोट हमें मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली हम लोग स्पीड ऑफ द वाटर के लिए क्या एज्यूम किए थे, स्पीड ऑफ द वाटर हम लोग एज्यूम किए थे y किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, और यहाँ हमें मिला है y इज इक्वल टू 3, सो दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। गाइज यही हो गया हम लोगों का आंसर। और क्वेश्चन जैसे कि पूछा था स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द वाटर निकालने के लिए, हम लोग इसको निकाल दिए। गाइज मैं आप लोगों को समझा रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लगा, मगर आप लोग इसको आराम से 10 मिनट के अंदर आप लोग कर सकते हैं, अपने वर्डिंग्स में लिख के अपने तरीके से करके, मेथड यही अप्लाई करके अपने तरीके से कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।